So let us start with an example. A small producer compete or perish. So it is asking a question: what happened to small producers under globalization? Did they compete or perish? Perish means कि क्या वो प्रॉफिट उनको प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, या उनका कंपटीशन में उनके लिए चैलेंज साबित हुआ. फॉर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोजेस मेजर चैलेंज. तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि कई कंपनीज़ के लिए या कई लोगों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए ग्लोबलाइजेशन प्रॉफिटेबल रहा, कई लोगों के लिए नॉन प्रॉफिटेबल रहा. सो टुडे वी विल कवर द चैलेंज पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. राइजिंग कंपटीशन. Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist. Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitor in 1992 in Hosa. तो रवि को नहीं पता था कि उसके इंडस्ट्रियलिस्ट के करियर के तौर पे उसको बहुत जल्दी इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा. क्या मुसीबत, आगे देखते हैं. उसने क्या करा था, रवि ने 1992 में एक फैक्ट्री डाली थी जो कैपेसिटर बनाती थी, जिसके लिए उसने बैंक से लोन लिया था. Capacitors are used in many electronic home appliances including ट्यूब लाइट्स, टेलीविज़न. तो कैपेसिटर एक छोटा सा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जो कैपेसिटी जिसकी अलग अलग कैपेसिटीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की. क्या पर्पस होता है ये आप बाद में किसी से पूछ सकते हैं, या बाद में कभी बता देंगे. विद इन 3 years ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड हैज़ 20 वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम. काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए इसकी मतलब ये बिकता भी जाता है ना. और 2-3 साल के अंदर उसकी कंपनी का साइज़, फैक्ट्री का साइज़ इतना बढ़ गया था कि उसने लगभग 20 वर्कर्स को अपने अंडर में रख लिया था. तो कहने का मतलब कि शुरुआत में रवि ने जो लोन लिया और तमिलनाडु के होजर में उसने कैपेसिटर की फैक्ट्री डाली 1992 में, 3 साल के अंदर उसको इतना प्रॉफिट हुआ कि उसकी इंडस्ट्री का साइज़ भी बढ़ गया, है ना. और साथ ही साथ उसने 20 लोगों को भी अपने अंडर में रख लिया काम करने के लिए. His struggle to run his company started when the government removed restriction on imports of capacitor as per its agreement at WTO in 2001. 2001 में जब गवर्नमेंट ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया और उसने बाहर की कंपनीज़ को इंडिया में आने पे जो रोक लगी हुई थी वो हटा दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारी कंपनीज इंडिया में आने लगी. तो हिज मेन क्लाइंट्स, जो टेलीविज़न कंपनीज उसकी जो मेन क्लाइंट्स थी जो उसे कैपेसिटर खरीदती थी, यूज टू बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर इन बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविज़न सेट्स, है ना. तो जो पहले यहाँ पे इंडियन टेलीविज़न कंपनीज थी जो उनसे बल्क में ये पार्ट्स खरीदा करती थी, जिसमें से कैपेसिटर वो रवि से खरीदा करती थी. हाउएवर कंपटीशन फ्रॉम द एमएनसी ब्रांड्स फोर्स द इंडियन टेलीविज़न कंपनीज टू मूव इनटू असेंबलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एमएनसीज, है ना. तो देखिए पहले वो पूरा टीवी खुद बनाया करती थी इंडियन ब्रांड्स. जब बाहर के ब्रांड्स आए तो वो इतना सस्ते थे कि इंडियन टेलीविज़न कोई ख़रीदेगा नहीं, तो बाहर की कंपनीज़ को इंडिया के अंदर भी अपने सेटअप डालने थे. तो यहाँ की जो टेलीविज़न कंपनीज़ थी उन्होंने क्या करा, बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उनके टेलीविज़न को असेंबल कर करके इंडिया के अंदर बेचना शुरू कर दिया. जब वो अब खुद टेलीविज़न ना बना के उनके टेलीविज़न को असेंबल करने लगी, तो सीधी सी बात है उनकी जो ये रिक्वायरमेंट थी पार्ट्स की वो ख़त्म हो गई. तो रवि जैसे लोगों से जो पहले वो ख़रीदा करते थे वो बंद हो गया पूरी तरीके से. तो रवि को बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर इंडियन टीवी ना बिक के बाहर के टीवी बिकने लगे, जिससे उसके पार्ट बिकना बंद हो गए. इवन व्हेन सम ऑफ देम बॉट कैपेसिटर, अब जो छोटी मोटी कंपनियां बची हुई थी दूसरी जो उनसे कैपेसिटर खरीदी थी, दे वुड प्रेफर टू इम्पोर्ट एज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम वाज हाफ द प्राइस चार्ज बाय द पीपल लाइक रवि. तो वो कैपेसिटर को इम्पोर्ट कराना ज़्यादा बेहतर समझते थे, क्योंकि इम्पोर्ट कराने पे भी उनको जो रवि प्राइस बेचता था उससे आधा पड़ता था, है ना. जब वो बाहर से कैपेसिटर मंगाते थे तो उसका भी प्राइस जो है रवि के प्राइस से आधा पड़ता था, तो वो भी रवि से ख़रीदना बंद कर दिए. तो जो उसके मेन बायर थे टेलीविज़न कंपनीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस प्रोड्यूसर्स, उन्होंने रवि से कैपेसिटर ख़रीदना बंद कर दिया. रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर दैट ही प्रोड्यूसेस इन द ईयर 2001 के एग्रीमेंट से पहले जितने वो कैपेसिटर बनाता था, अब वो लगभग उसके आधे ही बनाता है. जो उसने 20 वर्कर रखे थे, दे हैव रिड्यूस टू 7 वर्कर्स. मैनी ऑफ द रवि फ्रेंड्स इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज देयर यूनिट्स मतलब प्रोडक्शन यूनिट. तो उसके जो कई दोस्त हैं जिन्होंने हैदराबाद और चेन्नई में ऐसे ही कुछ काम करते थे, जो अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं, उनको अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ बंद करने पड़ी, यूनिट्स बंद करना पड़ी. बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन. तो ये कई सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जिसका ग्लोबलाइजेशन में जब कंपटीशन बढ़ा तो इससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा.
Several of their units have shut down, rendering many workers jobless. कई सारी यूनिट्स इंडिया के अंदर छोटी यूनिट्स बंद हो गई, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होने लगे. द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, 20 मिलियन इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं लोग काम करते हैं इंडिया के अंदर. इंडिया इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, एज वी ऑल नो. उसके बाद जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे लोग काम करते थे वो ऐसी ही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, जिनकी संख्या लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. तो 20 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो ऐसी ही यूनिट्स में काम करते थे, जो यूनिट्स धीरे धीरे बंद होने लगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो दिस वॉज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फॉरेन गुड्स वर रिमूव्ड बाय द government. So in the last example of page number 68, we have seen how did globalization affected the small producer. Now in the next example of page number 69, we will see how did globalization affect the workers working in these production centers. So globalization and the pressure of competition. So we have seen that globalization created the competition of products in India. तो कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइफ्स ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स मीन्स हु वर वर्किंग इन दिस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज. उनकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से बदल गई. कैसे बदली? फेस द ग्रोइंग कंपटीशन, मोस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रेफर्स टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली. तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में फ़र्क समझ लीजिए. एम्प्लॉयर्स आर नॉट दोज हु आर वर्किंग, एम्प्लॉयर्स आर दोज हु आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉय इज़ दोज हु इज़ वर्किंग. समझ में आया? तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के साथ कंफ्यूज मत होइए. तो कहने का मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स थे, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, वो कैसे एम्प्लॉई चाहते थे? जो फ्लेक्सिबल हो. फ्लेक्सिबल मतलब सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे काम करें, क्योंकि वो अब हर समय उनको पैसा नहीं दे सकते थे. जब काम होगा तभी पैसा देंगे, जब काम नहीं होगा तो वो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है और उनको कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी बेचना है. तो कॉस्ट एफिशिएंसी को कहाँ से बढ़ाया जाएगा? कम से कम पैसा कैसे किया जाएगा? तो जो प्रोडक्ट में लग रहा है उसको तो घटा नहीं सकते हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही घटाया जा सकता है. तो मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? वर्कर्स कर रहा है. तो उनके कॉस्ट को घटाया जा सकता है. दिस मीन्स दैट द वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर. तो सीधी सी बात है कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी जॉब लंबे समय तक सिक्योर नहीं है. लेट अस सी हाउ द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर हैविंग टू bear these pressure on competition in India. Now they have tried to explain this situation with an example of Sushila. A 35-year-old Sushila had spent many years as a worker in garment export industry of Delhi. दिल्ली के अंदर एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में वो 35 साल से सुशीला काम कर रही है. She was employed as a permanent worker entitled to health insurance, provident fund, overtime at a double rate when Sushila's factory closed in the late 1990s. तो 1990s में जब उसकी फैक्ट्री बंद हुई, उसके पहले वो उस फैक्ट्री के अंदर परमानेंट वर्कर थी, जहाँ पर उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता था, पीएफ भी मिलता था, ओवरटाइम भी मिलता था डबल रेट. लेकिन 1990s के लेट में मतलब उसकी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई जहाँ पे वो काम करती थी. आफ्टर सर्चिंग अ जॉब फॉर 6 months शी फाइनली गॉट अ जॉब 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर शी लिव्स. फिर उसने जब दोबारा नौकरी ढूंढी तो उसको कहाँ पे मिली? 30 किलोमीटर दूर मिली, कहीं पे जाके जहाँ से वो रहती थी. इवन आफ्टर वर्किंग फ्रॉम द फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स शी इज़ टेम्प्रेरी वर्कर एंड अर्न लेस देन हाफ ऑफ वट शी वॉज अर्निंग अर्लियर. तो बंद होने के बाद जो है, इतने साल काम करने के बाद भी उसको जॉब जो है वो परमानेंट नहीं हो पाई, वो टेम्प्रेरी ही रही, और अब उसकी इनकम बढ़ने की बजाय उल्टा घट गई. क्यों? उसकी पुरानी इंडस्ट्री बंद होने की वजह से. वट शी वॉज अर्निंग अर्लियर. सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी morning 7 days a week at 7:30 a.m. and returns at 10 p.m. A day off from work means no wage. तो अगर उसको किसी भी दिन काम नहीं करेगी तो इसका मतलब उसका दिन का उसको पैसा नहीं मिलेगा. उसको काम करने के लिए 7:30 बजे सुबह और 10 बजे रात में आती है. She has none of the benefits she used to get earlier. जो पहले उसको बेनिफिट मिलते थे ग्लोबलाइजेशन से पहले, वो सारे बेनिफिट उसको मिलना बंद हो गए. Factories closer to her home have widely फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयरफॉर पे इवन लेस. तो उसके घर के पास जो फैक्ट्री है उसके ऑर्डर्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगे हैं. मींस कम ज़्यादा होने लगे हैं. पहले रेगुलर ऑर्डर्स थे, बट अब बाहर की कंपनी से आने की वजह से उनका सामान भी ज़्यादा बिकने लग गया, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज़ का सामान या इंडियन गवर्नमेंट्स का सामान कम हो गया, सेल कम हो गई, जिसकी वजह से ऑर्डर्स रेगुलर नहीं है, कभी कम है कभी ज़्यादा है. इसीलिए वो अपने वर्कर्स को कम से कम पे करते हैं. द कंडीशंस ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप्स ऑफ वर्कर डिस्क्राइब्ड अबव हैव बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स. ये जो कंडीशन दिखाई जा रही है, चाहे वो वर्कर की हो और चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स की हो, ये पूरे इंडिया में लगभग सेम है.
मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉय हैं. मोर ओवर इंक्रीजिंगली अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर पहले भी पढ़ा है. मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं उनके हालात अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे ही हो गए हैं. वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट दे एंजॉयड अर्लियर. सुशीला का एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ पे वो पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, जहाँ पे उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रही और उसकी जो जॉब थी वो प्रोटेक्टेड भी नहीं थी. अब जॉब्स और बेनिफिट जो हैं वो प्रोटेक्टेड भी नहीं थे, है ना. और साथ ही साथ जो वही है, साथ ही साथ उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है आगे चल के. तो कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं रहा. चलिए, थैंक यू क्लास. टुमारो वी विल एंड द टॉपिक विद द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन. थैंक यू क्लास. जो भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हैं आप उसको वहाँ पे पूछिए व्हाट्सएप पे, एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड योर आंसर्स इन टुमारोज लेक्चर फाइनली. थैंक यू क्लास.